हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप्स रिक्वायर्ड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। लास्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन अगर हमें करनी है तो उसके लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो अप करने की सबसे पहले जरूरत होती है। तो सबसे पहला स्टेप आता है आपका प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज को करना है तो उसके लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग हमें स्टैटिस्टिक्स में किन चीजों को ध्यान में रख के करनी होती है। वहां पर आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा बताता है। उसके बाद आता है स्कोप, नेचर, टाइम, यूनिट, सिस्टम ऑफ डाटा कलेक्शन, लेवल ऑफ एडिक्वेसी। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के हमें अपनी इंक्वायरी को प्लान करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। हम अपना डाटा कहाँ से और किस तरीके से कलेक्ट करना चाहते हैं। आफ्टर these preliminaries are considered, the steps are taken for collection of data. From the view of collection, data can be divided into two groups. अब दो ग्रुप क्या है, पहला है आपका प्राइमरी डाटा, सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होता है जब रिसर्चर अपने आप अपने डाटा को कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डाटा होता है जब रिसर्चर किसी और की डाटा से अपनी रिक्वायर्ड डाटा को ले लेता है। यानी कि पहले किसी रिसर्चर ने अपनी रिसर्च के लिए कोई डाटा कलेक्ट किया होगा और अब जो रिसर्चर अपनी रिसर्च करना चाह रहा है वो उससे अपनी रिक्वायर्ड डाटा, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है आपका एडिटिंग द कलेक्टेड डाटा। एडिटिंग में क्या आता है आपका, इसमें हम अपनी पहले देखते हैं अगर कोई हमारी ओमिट तो नहीं हुई हुई है कोई भी चीज। अगर कोई ओमिटेड हुई हुई है यानी कि अगर हम कोई चीज भूल गए हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमारी कोई चीज है जो हमने ऐसे ही इकट्ठी कर ली है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, यानी कि अगर कोई हमारे इररेलेवेंट है तो हम उसको यहाँ से हटा देते हैं। इररेलेवेंट को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। उसके बाद अगर हमने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम साइड कर देंगे, उसको हम वहां से हटा देंगे। ठीक है, तो ये सब आता है आपका एडिटिंग द कलेक्टेड डाटा में। आफ्टर द डाटा हैव बीन कलेक्टेड दे आर एडिटेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी, completeness, uniformity, and accuracy in data to minimize the error of deficiencies. जिससे हम अपनी एरर ऑफ डेफिशिएंसी को, यानी कि अगर हमें कोई डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ताकि हम अपनी कमी को दूर कर सकें, इसलिए हम अपने डाटा को एडिट कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमारा आएगा आफ्टर एडिटिंग डाटा आर प्रेजेंटेड इन प्रॉपर फॉर्म एंड फॉर दिस पर्पस टेबल्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा आर यूज्ड। ठीक है, इसमें हम अपने डाटा को, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस ऑफ डाटा। जो डेटा हमने रिप्रेजेंट किया है अब उस पे हम करेंगे रिसर्च अपनी। आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दे आर एनालाइज्ड with the help of various statistical measures so that the silent feature of data may be highlighted. For this purpose, measure of averages, ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होता है, डिस्पर्जन, स्क्वीनेस, कोरिलेशन, एसोसिएशन, रिग्रेशन, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एटसेट्रा में बी यूज्ड। ये सब आपके अब स्टैटिस्टिक्स में हर एक चैप्टर में आपको आता चला जाएगा। जैसे जैसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते चले जाएंगे आप हर एक चैप्टर से अवेयर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में आता है आपका रिजल्ट। इसमें हम अपने रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं। आफ्टर एनालिसिस ऑफ डाटा फेयर एंड रीजनेबल कंक्लूजंस आर ड्रॉन फ्रॉम दैम। इसमें हम अपना जो हमने डिटेल स्टडी की है उससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, वो इसमें हम इंटरप्रेट करते हैं। लास्ट आता है आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जो आपका रिजल्ट निकल कर आया है उससे आप अपनी एक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। In this stage, a report is prepared on the basis of analysis and finding of data, which reflects the results and interference of investigation.
ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम अपनी एक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे हम अपना देखते हैं जो हमारे मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड आते हैं हमारे यहाँ पे। पहला आता है आपका यूनिवर्स और पॉपुलेशन, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि ये आपका कंप्लीट यूनिवर्स है जिस पर हम अपना जो जिस पे हम अपनी रिसर्च करने वाले हैं। तो इसके हम दो सब पार्ट कर देते हैं। पहला आता है नंबर ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट होता है एग्जिस्टेंस। पहला है नंबर ऑफ यूनिट्स में हम पहले देखते हैं हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट की अगर हम बात करें, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2024, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक यूनिट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन था 2024 में इंडिया का, दैट कैन बी काउंटेबल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन का पार्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो अकाउंटेबल, ठीक है। तो ये हमारा आता है काउंटेबल यूनिट्स में, यानी कि फाइनाइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो इसमें भी हम कोई मतलब इसमें कोई ये तो नहीं है कि कोई भी बैठ के अपना स्काई को काउंट करना बैठ जाएगा, अपने स्टार्स को काउंट करने बैठ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल टू काउंट। तो ये भी आपका अनकाउंटेबल का पार्ट हो जाता है। तो ये आपके दोनों फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ये आपके पार्ट होते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स की। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में आता है फर्स्ट वन इज रियल, अनदर वन इज इमेजिन। रियल जो हमारा रियली एप्लीकेबल होता है, इमेजिन जो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में चल रहा होता है। फर्स्ट वन इज ऑफ रियल, दैट इज नंबर ऑफ शिप्स इन अ कंट्री, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्चुअली प्रेजेंट होता है, एक्चुअली ये हमारा स्टैंड करता है, ठीक है। तो एक कंट्री में कितनी शिप्स है, हम इसको रियली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्कूटर्स इन दिल्ली, दिल्ली में कितने स्कूटर्स हैं, ठीक है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। अनदर वन इज इमेजिन। अब इमेजिन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ हेड्स और टेल्स ऑन अ टॉसिंग ऑफ कॉइन। अब एक बार बताइए, अगर आप एक कॉइन को टॉस करें, आपने दो बार किया, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, एक बार हेड आ सकता है, दूसरी बार टेल आ सकता है। क्या पता दोनों बार हेड आ जाए, क्या पता दोनों बार टेल आ जाए, क्या पता पहले टेल आ जाए उसके बाद हेड आ जाए। और ये पॉसिबल, ये नहीं है कंडीशन की जो एक बार आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, दैट कैन बी रिपीटेड ऑन अ मल्टीपल टाइम्स। तो ये हमारा इमेजिन होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पहला आपका होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। उसके बाद आता है आपका एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में हम देखते हैं एक होता है रियल, एक होता है हमारा इमेजिनेशन में, यानी कि इमेजिन। उसके बाद आता है सैंपल में, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सैंपल में आ जाता है हमारा सैंपल इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन विच वी सेलेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है। तो इसका एक पार्ट अगर हम अपनी रिसर्च के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसी को ही हम सैंपल बोलते हैं। Sampling or sample investigation. In sample investigation, some units or items are selected from the universe. हमने पूरी यूनिवर्स में से कुछ आइटम्स और कुछ यूनिट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। And the characteristics of the universe are identified on the basis of findings of the sample. तो जो हमने इस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं, वो हम इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आइडेंटिफाइड कर देंगे। यानी कि जो रिजल्ट हमारा इससे कंक्लूड होगा, वही रिजल्ट हम पूरी यूनिवर्स का मानेंगे। When and where sampling method should be used? कहाँ पर हमारे सैम्पलिंग मेथड यूज किए जा सकते हैं? पहला है आपका इनफाइनाइट यूनिवर्स। अब जब इनफाइनाइट यूनिवर्स हो चुके, जब आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो क्या आप इतना ज्यादा लेवल तो नहीं लेके जा सकते ना पर, तो वहां पे हम अपना सैम्पलिंग मेथड को यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपका वाइड स्कोप हो जाता है, नैरो में तो आप इजीली अपना सैंपल ले सकते, अपना इजीली पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब आपका पॉपुलेशन वाइड हो जाता है, तो वहां पे आपको सैम्पलिंग मेथड यूज करना पड़ता है। डिस्ट्रक्टिव यूनिट, यूनिवर्स आउट ऑफ द रीच, यूनिफॉर्मिटी, क्विक कंक्लूजन, लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब आपके सैम्पलिंग मेथड को यूज करने के एरियाज है, कहाँ कहाँ पे हम अपनी सैम्पलिंग मेथड को यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, तो इसमें हमारे सबसे पहले दो मेथड आते हैं, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग में भी दो तरीके के मेथड होते हैं। पहला है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग के चार मेथड आते हैं। पहला है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग एंड देन लास्ट क्लस्टर सैम्पलिंग। उसके बाद अगर हम देखें नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी चार पार्ट होते हैं। पहला है आपका डेलिब्रेट सैम्पलिंग, क्वोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड लास्ट इज एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। अब इनको हम एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला आता है आपका रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहला जो मेथड है आपका दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन प्रैक्टिस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोल दीजिए चाहे रैंडम सैम्पलिंग बोल दीजिए, बोथ आर द सेम थिंग्स। इसका दूसरा नाम चांस सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी होता है। In this method of sampling, all units of sample are selected by chance. इसको हम बाय चांस लेते हैं कि भाई हम ऐसे ही कुछ भी कर रहे थे, हमने बाय चांस कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, because each unit of universe has an equal chance of being selected for sample. जैसे अगर हम बात करें, एक क्लास है, क्लास 9, और हमारी एक प्रिंसिपल आए। प्रिंसिपल ने ये चेक करने की कोशिश करी कि टीचर ने क्लास में आज क्या पढ़ाया। तो उन्होंने क्लास 9 के किसी भी एक स्टूडेंट को उठाकर उनसे पूछ लिया, बताइए बेटा आज जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उसमें आपको क्या समझ में आया। तो उसमें क्लास 9 का कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट होने का अपना चांस रखता है, तो इट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कि हर एक स्टूडेंट के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सके। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में हम देखते हैं, इफ देयर इज अ सॉरी इसमें भी हमारा सबसे पहला मेथड आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इफ देयर इज लैक ऑफ होमोजेनिटी इन यूनिट्स, यानी कि अगर सारी यूनिट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं ऑफ अ यूनिवर्स, देन टोटल यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, पार्ट्स और स्ट्रेटा। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स है और इसमें हमारे अलग अलग तरीके के लोग हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, मेल हो गया, फीमेल हो गया या फिर चिल्ड्रन हो गया, ठीक है, ये अलग अलग तरीके के हो गए, सब अलग अलग सोच रखते हैं, अपनी अलग अलग चॉइस रखते हैं। तो इनके बीच में क्या किया जाएगा, एक ग्रुप मेंटेन कर दिया जाएगा, इनको ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। एंड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा सर्टेन आइटम्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इनमें से, अब ये जो हमारे ग्रुप्स बने हैं, इनमें से हम कोई भी पर्सन को, कोई भी आइटम को, कोई भी यूनिट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ये हमारा कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट होता है आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या आता है, इन दिस फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स of universe are arranged in some systematic frame such as alphabetical, numerical, geographical or chronological order, etc. And then units of sample are selected as per requirement. अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब जैसे अगर हम बात करें एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हमने उनमें ये देखा है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि हाइट के अकॉर्डिंग सही बैठते हैं, जिनकी हाइट्स जो है उनको मेजर करना इजीली हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, उन सबको पहले तो हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या फिर उनकी हाइट्स के अकॉर्डिंग उनको बिठा दिया। हमने उनको एक हाइट्स के अकॉर्डिंग उनको बिठा दिया। तो उसके बाद हमने क्या देखना है, अगर हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, ठीक है, हाईएस्ट बच्चा कौन है और जो लोवेस्ट है वो कौन है, तो हमने उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा, जिसमें हमने उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिठाने के बाद, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के बाद हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके सैंपल को सिलेक्ट किया है। तो वो हमारा आ जाता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। In this method, samples are selected in different stages, and at each stage, random sampling is used. यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं।
कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि उनका लेवल ऑफ एक्यूरेसी उनकी कहाँ तक आ चुकी है, और उनका लेवल ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस कहाँ तक पहुंचा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, कि उन्होंने अपनी स्टेज को क्रॉस करते हुए कहाँ तक वो पहुंचे हैं, और यहाँ पे अगर उनके स्टेजेस के अकॉर्डिंग जब हम उसमें से सैंपल उठाते हैं तो वो हमारा कहलाता है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्टेज क्रॉस होने के बाद दूसरी स्टेज में से हमने यहाँ पे सैंपल को कलेक्ट किया है, तो इसलिए वो हमारा मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में आता है, इन दिस मेथड द टोटल पॉपुलेशन is divided in some recognizable subdivisions which are termed as cluster and a simple random sample is drawn from each cluster। अब यहाँ क्या होता है, पूरे पॉपुलेशन को हमने सब डिवाइड कर दिया है कुछ ग्रुप्स में जो रिकॉग्नाइजेबल हैं, जो एक कंप्लीट अपने ग्रुप को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने ही ग्रुप को जो मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाता है एक स्टेडियम का, ये एक हमारा स्टेडियम का पूरा पॉपुलेशन है, जहां पे हमने कुछ बैडमिंटन के बच्चे, कुछ क्रिकेट के, कुछ स्विमर्स, ये आपके आर्टिस्ट हैं, कुछ आपके शूटर्स हैं, कुछ आपके रेसलर्स हैं। उन सभी के अलग अलग हमने क्या किया, उनके क्लस्टर्स बना दिए, और वहां से अगर हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो वो हमारा क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग में हमारा सबसे पहला आता है डेलिब्रेट और पर्पस सैंपलिंग। मतलब जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि डेलिब्रेटली अगर हम कोई काम कर रहे हैं, यानी कि पर्पसफुल हम कोई सैंपलिंग कर रहे हैं, हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे डेलिब्रेट सैंपलिंग में हो जाएगा। In this method, the investigator selects the units to be included in sample according to his own choice। वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट्स को लेता है, and requirements with regards to their characteristics and the investigation। यहाँ पे वो अपनी रिक्वायरमेंट देखता है, अपनी चॉइस देखता है, और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टिगेशन में अपने सैंपल को चूज करता है। It is clear that this decision entirely depends on the ability, rationality and linking of the investigator। यानी कि इसमें कंप्लीटली इन्वेस्टिगेटर का ही मन होता है, इन्वेस्टिगेटर की चॉइस होती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेलिब्रेट और पर्पस सैंपलिंग। नेक्स्ट आता है आपका क्वोटा सैंपलिंग। क्वोटा सैंपलिंग में हमारे 3 मेथड होते हैं, डिवाइड द पॉपुलेशन, 3 स्टेप्स होते हैं, डिवाइड द पॉपुलेशन, सेट क्वोटास एंड रिक्रूट पार्टिसिपेंट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वोटा सैंपलिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का ही पार्ट है। This sampling is a non-probability sampling, यानी कि कौन सा चूज हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। That involves selecting a predetermined number of participants based on specific characteristics। अब ये कौन है, predetermined number of participants। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड द पॉपुलेशन। उसके बाद हम इनमें कुछ कोटा सेट करेंगे। ये हमने उनके क्या किए हैं, सब ग्रुप्स मेंटेन कर दिए हैं। अब इनमें क्या किया जा रहा है, क्वोटा को सेट किया जा रहा है। सेट अ क्वोटा फॉर ईच सब ग्रुप बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, यू माइट सेट अ क्वोटा फॉर द नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स टू इंटरव्यू। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ग्रुप बना लिया था, अब इसमें से हमने यहाँ पे क्वोटा सेट कर दिए हैं। जैसे अगर हम यहाँ बताएं, यहाँ पे एक हमारी कंपनी है जो रिक्रूटमेंट कर रही है अपने एम्प्लॉयज का, तो ये हमारे मेल हो गए, ये हमारे फीमेल हो गए, ये हमारे बिलो 25 है, ये हमारे अबव 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखा जा रहा है कि हमने, सॉरी, ये हमारा अबव हो गया, ये हमारा बिलो हो गया। तो हमने यहाँ पे ये देखना है, अब यहाँ पे हमने अपने क्वोटा सेट कर दिए, तो अब हमें ये देखना है कि हमें अबव 25 में से कितने लोगों को लेना है। जो मेल होंगे अबव 25 होने चाहिए, लेकिन जो फीमेल होनी चाहिए, बिलो 25 मेल हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, और बिलो 25 हमें फीमेल कितने सिलेक्ट करनी है। ये हमारा आता है सेट क्वार्टास में। उसके बाद किया जाता है रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स अंटिल यू रीच योर क्वोटा फॉर ईच सब ग्रुप। अब इसमें से रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ये आपका कहलाता है क्वोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट आता है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग में आता है आपका
In this method, the investigator selects those units of universe which may be conveniently located and contracted. अब यहाँ पे क्या होता है, अब सपोज कीजिए मैंने अपना एक पॉपुलेशन करना है जो मेरा पूरा का पूरा यूपी का होना है, मेरे को पूरी की पूरी यूपी की एक पॉपुलेशन को स्टडी आउट करना है, लेकिन मैं रहती सहारनपुर में हूँ। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को देखनी है अपनी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में मेरे को क्या देखना है कि मेरे आसपास के जो एरिया है उनको मुझे अपना टारगेट करना है, उस पॉपुलेशन को मुझे अपने टारगेट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किया जाता है, जिस लोकेशन को, जिस यूनिवर्स को मैं कन्वीनियंटली लोकेटेड कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे अपना सैंपल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। दिस मेथड इज ऑलमोस्ट लाइक अ सेंसस, सेंसस यानी कि जो आपकी जनगणना होती है। And a very large number of items from universe are included in this sample. Only those units are left about which it seems difficult or impossible to collect information. इसमें से इसमें हम क्या करते हैं, पूरी यूनिवर्स को हम स्टडी आउट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स को छोड़ा जाता है जिसको इम्पॉसिबल होता है या फिर डिफिकल्ट होता है कलेक्ट करना जिनकी इंफॉर्मेशन। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमने पूरी की पूरी इंडिया का हमने सेंसस करनी स्टार्ट की है। ठीक है, सिर्फ अब क्या होगा, कुछ एरिया ही होंगे हमारे जिसको हम छोड़ेंगे, बाकी तो सभी लोगों की यहाँ पे कैलकुलेशन की जाती है। सभी फैमिली में ये देखा जाता है कि कितने मेल हैं, कितनी फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने हमारे ओल्ड हैं, सबको देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है एक्सटेंसिव सैंपलिंग में। तो स्टूडेंट, आज इसके साथ हम यहीं पर अपना विराम देते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो